हेलो जुगनूस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अब हम लोग एंड की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी एंड गेम शुरू हो चुका है। अब इस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं एंड नो डाउट इस चैप्टर को फिनिश करने के साथ साथ हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं, जैसा आप लोग ग्रेविटी सर्कल पर देख रहे हो। इस बार न्यूमेरिकल्स पर, क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक बातचीत कर ली थी। अब हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस प्रकार डी ब्रोगली और हाइसेनबर्ग के ऊपर आपको सवाल जेईई नीट जैसी एग्जाम्स में और स्कूल एग्जाम्स में तो क्या ही पूछेंगे, स्कूल वालों का इतना कोई वो नहीं होता टेंशन। स्कूल वाले तो एनसीईआरटी से सवाल पूछ ले, वही बहुत है। तो स्कूल के लिए आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर लो, वही काफी है। लेकिन अगर हम जेईई नीट की बात करें तो बेटा सवाल आने बनते हैं। तो क्वेश्चन देखो एक कैसा आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ velocities of methane and oxygen gas, of methane and oxygen gas, methane and oxygen gas, so that they are associated with de Broglie, so that they are associated, so that they are associated with de Broglie, associated with de Broglie wave of equal wavelength, de Broglie wave of इक्वल वेवलेंथ। चलिए आपको इनकी वेलोसिटी का रेशो निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन गैस। गैस की जगह आप यहां पर मॉलिक्यूल्स भी मान सकते हैं। मॉलिक्यूल मानने से एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात होने लग जाएगी। सो दैट दे आर एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेव ऑफ इक्वल वेवलेंथ। अब यहां पर क्योंकि डी ब्रोगली नाम का शब्द आ गया है तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पर यह आपको वेवलेंथ का और वेलोसिटी का रिलेशनशिप पूछना चाह रहा है और ऑक्सीजन और मीथेन की वेलोसिटी का रेशियो पूछना चाह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अगर मैं यहां पर बोलूं वेवलेंथ ऑफ मीथेन गैस या मीथेन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एच अपॉन मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CH4। इससे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा 12 + 4 यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ मीथेन। वेलोसिटी ऑफ मीथेन पता लगाने के बाद लिखने के बाद अब हम लैम्डा ऑक्सीजन यानी वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। इसमें भी ये हो जाएगा H अपॉन मास। यहां पर ऑक्सीजन का मास पूरी दुनिया जानती है 32 होता है। तो यहां पर हमने लिखा 32 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आई? नाउ इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। सो हम इन दोनों को यहां पर कंपेयर कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? व्हेन एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेव ऑफ इक्वल वेवलेंथ। यानी इस सवाल में इसके कहने का मतलब है, इस सवाल में इसे कहने का मतलब है दैट वेवलेंथ जो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल छोड़ रहा है वही वेवलेंथ आपके मीथेन गैस का मॉलिक्यूल भी छोड़ेगा, यानी इन दोनों की वेवलेंथ इक्वल है। तो यहां तो मजा आ गया। ये हो गया H अपॉन 16 इंटू वेलोसिटी ऑफ मीथेन इज इक्वल टू H अपॉन 32 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। H कट गया, 16 1 टाइम, 16 2 टाइम कट गया। क्या बात समझ में? अब वेलोसिटी V1 को इधर ले जाओ, V2 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा VO2 इज इक्वल टू
VCH4 और ये 2 भी उधर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2VO इज इक्वल टू V ऑफ CHO। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? यहां पर आपको समझ में आया दैट वेलोसिटी ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि मीथेन गैस की वेलोसिटी दुगनी है ऑक्सीजन की वेलोसिटी के। यानी अगर एक अकेला ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को जब आप दुगना करेंगे तब वो मीथेन के बराबर आएगी। यानी 1:2 का रेशो है, इनकी वेलोसिटी का 2:1 का रेशो है, ऑक्सीजन इज टू मीथेन। समझ में आया प्यारो? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन गाइस आपके सामने ये है, एक फोटोन है, अ फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एटम विद अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। सो अ फोटोन is employed, a photon is employed to find the electron, to locate, अच्छा इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करने के लिए, to locate the position, to locate the position of electron at a distance of 0.1 angstrom at a distance of 0.1 angstrom. So what is the uncertainty in the measurement of velocity? So you have to find the uncertainty in the velocity. यानी अब यहां पर आपका हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी का मामला आ गया। चलिए अब हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, यही फॉर्मूला होता है। आपको यहां पर पोजीशन दे रखी है, यानी आपको यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो यहां पर डेल्टा वी विल बिकम इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो पूरी दुनिया जानती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 मल्टीप्लाई बाय ये डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा और एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर 0.1 एंगस्ट्रॉम। गाइज हम लोग सब जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर्स होता है। तो क्या मैं 0.1 एंगस्ट्रॉम को 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स मान लूं? तो यहां पर मैं इसे लिखूंगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। बस करना क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो तुम लोगों को करना क्या था, है ना? बस सॉल्व कर देना। 5.79 के आसपास आपका आंसर आएगा। 5.79 इंटू 10 टू दी पावर देखो कितना हो जाएगा, -31 प्लस 31 हो गया, तो ये हो गया -3 हो गया 7 दिख रहा है मुझे यहां पर, है ना? 7 और ये हो जाएगा 6, तो 6 मीटर्स पर सेकेंड विल बी योर वेलोसिटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत सड़ा क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का, तो इतना इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना है। एक गोल्फ बॉल का मास है, सो अ गोल्फ बॉल विथ मास इज इक्वल टू 40 ग्राम। क्या बात कर रहे हो, 40 ग्राम की बॉल है, उसकी 12 की है, एंड स्पीड, और ये गोल्फ बॉल जो कि स्पीड से भाग रही है 45 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, is measured its speed and its speed is measured and its speed is measured with 2% accuracy। यानी आपने इसकी जो स्पीड मेजर करी है उसमें एक्यूरेसी 2% ही है, उसकी एक्यूरेसी 2% ही है। तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, so have to calculate the uncertainty, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालो। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी इज गिवन इन एन एग्जैक्ट क्वांटिटी, लेकिन जब हमने इसकी एक्यूरेसी की बात करी तो इसके अंदर केवल 2% ही एक्यूरेसी है, केवल 2% एक्यूरेसी है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर मेरी बॉल 45 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है,
लेकिन उसमें एक्यूरेसी केवल 2% है, तो ये हो जाएगा 90/100, 45 2 जा 90, तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। इतनी अनसर्टेनिटी मान लूं मैं, इतनी अनसर्टेनिटी माननी पड़ेगी मुझे, है ना? तो इतनी अनसर्टेनिटी होगा तो ये तुम्हारे डेल्टा वी की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी h/4πm, डेल्टा एक्स निकालना है। h की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34। अच्छा, याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जूल्स के बारे में बताया था। मैंने यहां पर आपको जूल्स की वैल्यू लिखवाई थी, कहीं तो लिखवाई थी मैंने जूल्स की वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। मैंने आपको बोला था, ये देखो जूल्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग यहां पर ये जो यूज कर रहे हैं ना, ये जूल्स सेकेंड, इसकी यूनिट यहां पर जूल्स की जगह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल्स हो गया। और सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो केवल यहां पर सेकेंड ही बचेगा। तो यहां पर केवल पर सेकेंड बचा। अब यहां पर डेल्टा वी नीचे आ गया, तो हो गया 0.9 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 40 ग्राम्स। ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 40 ग्राम में कितने किलोग्राम x? तो x की वैल्यू हो गई 40 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 0.04 केजी हो गया, 0.04 केजी। सर ऐसा करने से आपको क्या मजा आया? बस ये मजा आया कि पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया, केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अब केवल और केवल मुझे मीटर्स में दिखाई देगी। अब जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 1.46। मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, जस्ट आप लोगों को कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा ताकि आप लोगों की भी स्पीड इंप्रोवाइज हो। इंटू 10⁻⁻33 के आसपास आएगा, ये -33 ले लो क्योंकि बाकी कुछ काटने वाला है नहीं इसमें नीचे पावर में। तो ये तुम्हारा डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई प्यारे प्यारे बच्चों। आई के नहीं आई? जोर से आई। चलिए एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। अगेन आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। डेल्टा एक्स निकालना है आपको ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ डेल्टा वी इज 0.1%। इफ delta V is 0.1%, if delta V is 0.1%, take the velocity of electron, take the velocity of electron as 2.2 into 10 to the power 6 meter per second, 10 to the power 6 meter per second, 10 to the power 6 meter per second। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, वही फंडा लगाना है, वही फंडा लगाना है। यहां पर वेलोसिटी दे रखी है, उसका डेल्टा भी दे रखा है, उसकी एक्यूरेसी दे रखी है 0.1%, इतना ही एक्यूरेट है वो। तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करोगे भाई? वेलोसिटी इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए 0.1 से हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये गया तो 10 टू द पावर 3 हो गया 1000, 10 टू द पावर 3 ऊपर जाके 10 टू द पावर -3, तो ये जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1000 को 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो ये जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। तो इट विल बी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी योर डेल्टा वी। बस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा वी में नीचे ले आया, 4πm अपनी जगह पर है ही, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स की जगह मैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, क्योंकि जूल्स सेकेंड यूनिट होती है इसकी। तो ये जूल्स लिख लिया और ये सेकेंड यहां पर आ गया, सेकेंड ने इसको काट दिया तो ये -1 बचा अब यहां पर। अब यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू हो गई 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड,
पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, 4 इंटू 3.14 और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, kg से kg फिटूस हो गया। तो यहां पर अब आपका फाइनल आंसर अगेन मीटर में आएगा, क्योंकि यहां पर मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर कट गया ये वाले मीटर से। तब आप जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए यार? आई थिंक नियर अराउंड 262.4 इंटू 10⁻⁻31 ऊपर जाके हो जाएगा +31 और बाकी पूरा इसको सॉल्व करने पर 10⁻, नहीं ये आई थिंक 0.00 4 3 8 नहीं 4 3 12 12 2 24 24 9 226, यानी इसको कुछ 0.026 टाइम्स कटना चाहिए। और क्योंकि डेसिमल ज़्यादा आ रहे हैं तो डेसिमल हटाने पर इसकी बढ़ जाएगी पावर, तो 10⁻⁻6 मीटर्स के पास होना चाहिए। कुछ ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर, कुछ ऐसा आंसर आएगा आपका। देख लेना एक बार आप इसको और क्रॉस चेक मारना, यू विल गेट आंसर लाइक दिस ओनली। ठीक है, चलिए तो गाइज आई थिंक वी हैव डन सफिशिएंट क्वेश्चंस ऑन दिस। अब आप आगे बढ़ते हैं और गाइज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हेडिंग डालेंगे सारे प्यारे बच्चे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। गाइस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल was basically developed by Schrödinger and Heisenberg सुष्मिता सेन का बड़ा भाई हाइसेनबर्ग इंडिविजुअली, यानी इन लोगों ने साथ में काम नहीं किया था, इन लोगों ने अलग अलग काम किया था और इनके अलग अलग काम को हम लोग जोड़कर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाते हैं। सो दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय स्क्रॉडिंजर एंड हाइसेनबर्ग इंडिपेंडेंटली। गाइस ये जो आपका मॉडल है ये पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी पर और 3 डायमेंशनल एक्सिस पर काम करता है। कैसे? देखो, हाइसेनबर्ग और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? हमें हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि जो नील बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। पहली बात तो एटम एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, यह हमें स्क्रॉडिंजर ने बताया। स्क्रॉडिंजर ने हमें क्या बताया कि एटम एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब एटम कोई चपटी चीज नहीं है जिसको तुम सर्कुलर बोल लो, आप इसे स्फेरिकल मानो। और स्फेरिकल बॉडी होने की वजह से 3 डायमेंशनल होने की वजह से इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस होंगे। तो स्क्रॉडिंजर ने एटम के अंदर एक्सिस प्रोड्यूस करे। फिर उसके बाद हाइसेनबर्ग ने बोला कि यार एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर लगातार फोटोन आकर इंसिडेंट करते होंगे, तो फोटोन के उसको हिट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हल्का सा आगे, हल्का सा अंदर, हल्का सा बाहर, हल्का सा अंदर करके एक एब्रप्ट तरीके से घूमता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री में, एकदम फिक्स ट्रेजेक्ट्री में, एटम को एक बिल्कुल स्मूथ बाउंड्री नहीं देता है, एक रफ बाउंड्री देता है। इसका मतलब यह है कि जो नील बोर का ऑर्बिट वाला या सर्कुलर पाथ वाला कॉन्सेप्ट था वो रियल लाइफ में एटम पर उतना अच्छे तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। हां, ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिक्स उसमें परेड लेफ्ट राइट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन थोड़ा मधुमक्खी की तरह बूम 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 ऐसे भिनभिनाता हुआ घूमता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो यहां पर स्क्रॉडिंजर और हाइसेनबर्ग ने एक नया मॉडल प्रपोज किया, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यहां पर स्क्रॉडिंजर ने इस मॉडल को प्रपोज करने के पहले
एक वेव इक्वेशन प्रोड्यूस करी, एक वेव इक्वेशन दी जिसे हम लोग पढ़ते हैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। यानी कि ये पूरा मैथमेटिकल और थियोरेटिकल मॉडल था, इमेजिन करने वाला, ऑन पेपर पर लिखा जाने वाला एक 3 डायमेंशनल मॉडल था। और आज के समय में हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जैसी बड़ी बड़ी टेक्निक्स होने की वजह से हमने एटम को देखा और पाया कि यह मॉडल बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट बैठता है। क्या यह बात समझ में आ गई? अच्छा, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, यह जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इसमें स्क्रॉडिंजर ने एक वेव इक्वेशन प्रोड्यूस करी। इस वेव इक्वेशन को उन्होंने दिया डेल्टा स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आपके सामने फॉर द फर्स्ट टाइम एक वर्ड आया, त्रिशूल। यह त्रिशूल जैसा दिखने वाला वर्ड इज कॉल्ड एज साई। इसे क्या बोला जाता है? साई। इसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? साई। एंड इट इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन। हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे वेव फंक्शन बोलेंगे। गाइस, वेव फंक्शन का पेपर पर तो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है। यानी जब आप इसको पेपर पेन उठाकर जब आप एक वेव बनाओगे, आप बोलोगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास इस प्रकार से वेव जनरेट करता हुआ चल रहा है, तो आप जब ऑन पेपर इसकी वेव के बारे में बात करोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह किस टाइप की वेव बना रहा है, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह किस टाइप की वेव बना रहा है, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह किस टाइप की वेव बना रहा है, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन जब मैं 3 डायमेंशनल वेव में, जब मैं रियल लाइफ में, जब मैं एटम को सामने रख के बात करूंगा, इस साई का यानी इस वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं होता है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या यह बात समझ में आई? अब बाद में इस साई का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, साई स्क्वायर, एंड एक्चुअली दिस साई स्क्वायर is now called as wave function with physical significance। वेव फंक्शन जिसका बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और वो आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि कैसे। ये एक्चुअली आपके ऑर्बिटल्स और उसके शेप से संबंध रखता है। तो धीरे धीरे चीज क्लियर होगी। तो साई का मतलब समझ में आ गया। ये तो डेल्टा है, डेल जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले बच्चे समझ गए। तो डी स्क्वायर मान लो आप इसको, अगर आपको गंदा दिख रहा हो देखने में तो आप इसको डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स मान लो, प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई, प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड। अब यहां पर ये एक्स वाई और जेड सर नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो आपके एक्स वाई और जेड है, ये आपके एक्सिस है। एक्सिस मतलब आपके 3 डायमेंशनल एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लो जी आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये मान लीजिए आपका जेड एक्सिस हो गया। तो ये 3 डायमेंशनल एक्सिस हो गए। मतलब ये इक्वेशन का, मैथमेटिकल इक्वेशन का इतना हिस्सा हमें समझाया गया स्क्रॉडिंजर के द्वारा कि भैया ये वैल्यूज एक एटम के लिए, आप जिस भी एटम के लिए कैलकुलेट करोगे, आप जिस भी एटम के लिए रखोगे, ये वैल्यूज आपको बताएगी कि एटम का कौन से एक्सिस पर क्या है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर क्या है, जेड एक्सिस पर क्या है। मतलब एटम एक 3 डायमेंशनल एंटाइटी है। यहां तक समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? नाउ प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। नाउ व्हाट डू मीन बाय एम? एम इज द मास, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके इलेक्ट्रॉन का मास हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कोई तकलीफ? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसे यहां पर बिल्कुल लिखेंगे कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अपॉन h स्क्वायर। अब पूरी दुनिया जानती है कि सर h स्क्वायर तो होता है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट लिया गया है। इसका मतलब हम लोग मान रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन
एक वेव और मैटर दोनों की तरह, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर रहा है। ब्रैकेट में आ जाएगा E माइनस वी, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों E माइनस वी, वेयर E इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी। मैं यहां लिख देता हूं E इज योर टोटल एनर्जी, यानी आपके एटम की जो टोटल एनर्जी है, एंड V आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी V क्या हो गई आपकी मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, साई इज इक्वल टू 0। यह है आपके स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक ही बात आई होगी, ये क्या बवासीर बना दी है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आया होगा, सवाल नहीं आया होगा, गुस्सा आया होगा, ये क्या बवासीर है, ये क्या है बे। मेरे मन में भी सवाल आया था, ये क्या बवासीर है, इसका क्या लेना देना हमारे जीवन से। तो गाइस, इसके बारे में अगर आपको पीएचडी करनी हो तो आप पढ़ो, बाकी कोई यूटिलिटी नहीं। इस 11th लेवल पर तो स्कूल टीचर इसके बारे में बात भी नहीं करेगा, देख के फटेगी। नीट वाले बच्चों चिल आउट करो, जेई मेन वाले बच्चे चिल आउट करो, एडवांस वाले इसको ध्यान में रखो। एडवांस वाले थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि एडवांस में ज्यादा तेज चलने की आदत होती है जेई वालों की। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई इतना ज्यादा बड़ा हवा नहीं है, ये कोई इतना टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो क्या आप लोगों को ये वेव इक्वेशन क्लियर हुई? वेव इक्वेशन क्लियर हुई? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ आगे बढ़ते हैं और इस साई स्क्वायर की बात करते हैं। ये साई स्क्वायर यानी जो वेव फंक्शन है, इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? इस साई स्क्वायर की हमें क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाई दी? तो बेसिकली बेटा साई स्क्वायर हमें बताता है एटम के अंदर वो एरिया वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95%। यानी साई स्क्वायर हमारे नील बोर के मॉडल से कितना अलग है आप समझिए। नील बोर ने बोला कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस पुई 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 पुई, और ये तुम्हारा पहला ऑर्बिट, ये तुम्हारा पहला ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कि तुम्हारा पहला एनर्जी लेवल, जिसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 1 से लिखी जाएगी। लेकिन आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलता है नहीं, एक्चुअली क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वो अपने आसपास वेव बनाता हुआ चल रहा है, और वेव बनाने के साथ साथ क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, उसका ड्यूअल नेचर है। जब उसको एक फोटोन आकर हिट करेगा तब उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन में फर्क आएगा। तो तू ये बोल रहा है नील बोर कि तेरा इलेक्ट्रॉन केवल इसी पाथ में बढ़ेगा, इसको मैं एक सिरे से नकारता हूं। ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक पाथ में नहीं घूमेगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा, तो फिर रदरफोर्ड का मॉडल ठीक क्यों नहीं था? क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन रैंडम घूम रहा है। नहीं 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 नहीं, समझो मेरी बात को। रदरफोर्ड कह रहा था कि मेरा इलेक्ट्रॉन एक बिल्डिंग की छत पे गया और छत से फिसल पट्टी पर बैठकर करता हुआ ग्राउंड पर आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से घूमता हुआ यहां आ गया। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही रहा है। आप मेरी बात समझिएगा, न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर ही आपका इलेक्ट्रॉन घूमेगा। लेकिन वो कैसा घूमेगा? ऐसा, ये ऐसा।
समझ रहे हो, देयर विल बी नो फिक्स ट्रेजेक्टरीज, ये मतलब ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो वो फर्स्ट शेल में घूमेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ में नहीं। ये जो तुमको जो डॉट 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 जो लाइन दिखाई दे रही है, ये मल्टीपल टाइम्स में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मार्क करी गई है। कुछ इस प्रकार से आपको आपका पहला ऑर्बिट नजर आएगा। गाइस, आप लोगों ने वो देखा है कार्टून, कार्टून कैसे बनाया जाता है पता है आपको? वो कार्टून एक्चुअली पहले एक ऐसा डायग्राम, एक पहले ऐसा कार्टून बनाया जाता है, इसमें कार्टून ऐसा होता है, फिर दूसरी इमेज बनाई जाती है इसमें कार्टून का हाथ ऐसा होता है, फिर तीसरी इमेज बनाई जाती है इसमें कार्टून का हाथ ऐसा होता है, फिर चौथी इमेज बनाई जाती है इसमें कार्टून का हाथ ऐसा हो जाता है। अब वो आ इसको फास्ट चलाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कार्टून वर्क कर रहा है, कार्टून ऐसा 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 वर्क कर रहा है, लेकिन रियल में देखो तो कार्टून ऐसा है, एक फोटो ऐसी है और एक फोटो ऐसी है, तो अब आपको मैं मूव करता हुआ नजर आ रहा हूं। ठीक उसी प्रकार यहां पर न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन का फोटो क्लिक किया गया। पहले देखा गया इलेक्ट्रॉन यहां है, पहले क्या देखा गया कि आपका इलेक्ट्रॉन यहां है, फिर देखा गया इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां है, यहां यहां यहां, अलग अलग फोटोज लिए गए। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग फोटोज लिए गए। तो अब आप देखो कितने फोटो ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 फोटो ले लिए और उन 25 फोटो को कंबाइन करके एक फोटो में डाल दिया। तो हमको क्या लग रहा है, न्यूक्लियस के आसपास 25 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, ये 25 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सारे एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनकी अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग पोजीशन बता रहा है। अब आप इसको और जब आप देखते चलोगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे, तो इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस से दूर है, कभी न्यूक्लियस के पास है, लेकिन एक फिक्स दूरी पर है न्यूक्लियस से। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल न्यूक्लियस में ही जाकर ये घुस गया, नहीं, न्यूक्लियस में बिल्कुल जाकर नहीं घुसा है ये, लेकिन आप ये देख रहे हो कि जब आप न्यूक्लियस से नजदीक होते हो तो ये डॉट थोड़े ज्यादा गहरे हो जाते हैं। जब आप न्यूक्लियस से नजदीक हो तो ये डॉट थोड़े ज्यादा गहरे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से थोड़े दूर जाते जा रहे हो, ये डॉट थोड़े थोड़े हल्के पड़ते जा रहे हैं, ये डॉट थोड़े 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 हल्के पड़ते जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आया साए से, ये कॉन्सेप्ट आया साए से। मतलब आपका न्यूक्लियस के आसपास आपके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है। मतलब दिस इज द फर्स्ट शेल, नो डाउट, और इस फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां तो कभी यहां, अलग अलग जगह पर नजर आ रहा है। और यह देखा गया कि साए की वैल्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जीरो हो ही नहीं रही है। मतलब साए ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होने की भी 0.1% संभावना है। तो इसीलिए हम लोग तो ये बोलते हैं कि 90 से 95% अगर इलेक्ट्रॉन मुझे यहां मिल रहा है तो मैं एक हाइपोथेटिकल लाइन बना देता हूं इसके आसपास और बोल देता हूं कि ये मेरे फर्स्ट शेल की बाउंड्री हो गई, और ये यहां पर एक हाइपोथेटिकल लाइन बना देता हूं कि इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मतलब न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल में मिनिमम इतना गैप तो रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट शेल हो गया, और इसके अंदर मुझे इतने एरिया के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इतने के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90 to 95%। एंड गाइस, इसे नाम दिया गया ऑर्बिटल। इसे क्या नाम दिया गया? ऑर्बिटल। सो देयरफॉर साई स्क्वायर की मदद से स्क्रोडिंजर को ऑर्बिटल नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। ऑर्बिटल इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपके इलेक्ट्रॉन के अलग अलग पोजीशन पर उसको मार्क करने वाला कोई बादल जैसा दिखाई दे रहा है। क्या बात समझ में आ गई? नाउ इस फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल तक थोड़ी सी आपको जगह खाली दिखाई देगी,
थोड़ी सी जगह मेरे प्यारे बच्चों आपको खाली दिखाई देगी और फिर आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन दिखना शुरू हो जाएंगे। ये देखो यहां पर फिर आपको थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन दिखना चालू हो जाएंगे। ये देखो ये देखो दिख रहे हैं। ये देखो यहां पर गहरे हैं ये, क्योंकि थोड़े न्यूक्लियस के नजदीक है, ये थोड़े गहरे हैं। ये देखो गहरे गहरे हैं, ज्यादा 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 मोटे 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 नजर आ रहे हैं। गोटी 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 घड़ी 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 घड़ी, लेकिन फिर थोड़े 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 हल्के हो गए। ये तुम्हारा सेकेंड शेल हो गया, और सेकेंड शेल में ये जो तुमको दिखाई दे रहा है अगेन ये इसके ऑर्बिटल्स हो गए। मतलब यहां पर हमें इससे यह समझ में आया कि एटम कुछ इस प्रकार नजर आता है। और देखो कोई फिक्स ट्रेजेक्टरी नहीं है। देखो कभी ये ऐसा हो गया तो कभी ये ऐसा हो गया तो कभी ये फिर अंदर आ गया तो फिर कभी ये बाहर आ गया। देखो ये कुछ इस प्रकार से आपको उबड़ खाबड़ रास्ता नजर आ रहा है। समझ में आई बात आपको? तो आपका एटम मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार ही नजर आता है, अनसर्टेनिटी के साथ आपको नजर आता है। और यहां पर अब आप देखो ये दोनों के बीच में गैप हो गया, एम्प्टी स्पेस, वेयर अगेन देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये वो एरिया है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो इसे बोला जाता है नोड। इसे क्या बोला जाता है? नोड्स। नोड्स वो एरिया होता है वेयर प्रोबेबिलिटी मतलब मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना यहां पर 0 है। तो यही तो नील बोर ने भी बोला था कि न्यूक्लियस के पास में पहला शेल होगा, फिर दूसरा शेल होगा, और पहले और दूसरे शेल के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। लेकिन नील बोर इसको वेव की नजरों से नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, और जब वेव को एक फोटोन आकर मारेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ घट सकती है, पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। तो वो केवल ऑर्बिट बोलकर खत्म कर गया, एनर्जी लेवल बोल के खत्म कर गया। लेकिन इससे हमें पता चला कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के भी अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। और यहां पर हमें फर्स्ट टाइम ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। यहां पर हम स्टार बनाकर एक और पॉइंट लिखेंगे। हम यहां पर ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ पॉइंट स्टार बनाकर लिखेंगे कि ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होते हैं। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे ऑर्बिटल्स इज एन एरिया इन एन इलेक्ट्रॉन, इट इज एन एरिया in an atom where probability of finding an electron is 90 to 95%, 90 to 95%। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा, orbitals basically shows the movement, it basically shows the movement of electron around the nucleus, ये न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताता है इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। जिस प्रकार नील बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस के आसपास तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ये 2 डायमेंशनल तरीका था। लेकिन अब आपके ऑर्बिटल्स ने क्या बताया कि हां, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहेगा जरूर, लेकिन ये 2 डायमेंशनल नहीं रहेगा, ये 3 डायमेंशनल रहेगा। जिस प्रकार आपके मधुमक्खी के छत्ते के चारों ओर भिन्न भिन्न आती है। मधुमक्खी छत्ते के आगे से पीछे भी घूमती है, ऊपर से नीचे भी घूमती है, आगे से पीछे भी घूमती है, चारों तरफ एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, सब जगह घूमती है। ये इस प्रकार आपके न्यूक्लियस के आसपास घूमता है। मतलब इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे न्यूक्लियस के आसपास मैं फर्स्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरेंगे। तो जब आप उसके मल्टीपल टाइम्स फोटोज खींचोगे और जब आप मल्टीपल फोटोज देखोगे तो ये न्यूक्लियस आपको दिखेगा ही नहीं एटम के अंदर, क्योंकि जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है ये कभी न्यूक्लियस के आसपास ऐसे घूमेंगे, कभी ऐसे घूमेंगे, कभी ऐसे घूमेंगे, कभी ऐसे घूमेंगे। तो आप देखते भी हो कि कई बार एटम का आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया जाता है
कुछ कुछ जगह पर वो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये जो दिखाई दे रहा है ये वो और इलेक्ट्रॉन है जो तुम्हारे पहले ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है या पहले ऑर्बिटल के अंदर घूम रहा है। कभी ऐसा घूमता है तो वो कभी ऐसा घूमने लग जाता है, तो कभी वो ऐसा घूमने लग जाता है, तो कभी वो ऐसा घूमने लग जाता है। ये इस प्रकार से वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। ये देखो इस तरीके से, ये ऐसा घूमेगा, फिर ये ऐसा घूमेगा, फिर ये ऐसा घूमते घूमते ऐसा घूमने लग जाएगा, फिर ये ऐसा घूमते घूमते ऐसा घूमने लग जाएगा, फिर ये ऐसा घूमते घूमते ऐसा घूमने लग जाएगा और इस प्रकार आपके न्यूक्लियस के आसपास आपको घूमेगा। तो ये इतना फास्ट फास्ट घूमता है, ये इतना फास्ट फास्ट घूमता है कि लोगों को लगता है कि ये स्फेरिकल है। ये देखो, ये इस प्रकार घूमता है कि लोगों को लगता है कि जो तुम्हारा पहला ऑर्बिट है, ये देखो ये स्फेरिकल हो गया, ये इस प्रकार घूम रहा है। तो जब आप इसकी मल्टीपल टाइम फोटोज ले लोगे ना, ये तो आपको लगेगा कि न्यूक्लियस तो गायब हो गया। मतलब पहले शेल के इलेक्ट्रॉन की अगर हमने करोड़ों, 5 करोड़ 7 करोड़ फोटोज ले ली तो आपको हर जगह इलेक्ट्रॉन कभी यहां दिखेगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, 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 यहां। तो आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस को तो इलेक्ट्रॉन ने चारों तरफ से मूवमेंट करके कवर कर दिया है। तो इज दिस न्यूक्लियस अवेलेबल? नहीं। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को आपका ऑर्बिटल शो करता है। तो ये जो भी हम लोगों ने बनाया, ये हमने ऑर्बिटल बनाया था। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तीसरी बात हम लोग लिखेंगे दैट एन ऑर्बिटल, यानी आपके एक ऑर्बिटल के अंदर कैन अकोमोडेट, योर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे ऑर्बिट के अंदर क्या बताया था हमको नील बोर ने कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8, तीसरे शेल के अंदर 18, चौथे शेल के अंदर 32, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे क्या प्रूव होता है कि पहले शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है, दूसरे शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल है। भाई एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप लोगों को 9 ऑर्बिटल दिखाई देंगे, यहां पर आप लोगों को 16 ऑर्बिटल दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल नजर आ रहा है। इसका मतलब आपको हायरार्की समझ में आई? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को हायरार्की समझ में आई? हायरार्की कुछ ऐसी है कि सबसे पहले आपको एटम के अंदर दिखाई देगा शेल, जिसे आप लोग नाम देंगे ऑर्बिट। फिर शेल के अंदर आपको नजर आते हैं सब शेल्स। शेल के अंदर आपको क्या नजर आते हैं? सब शेल्स। और सब शेल्स के अंदर आप लोगों को नजर आते हैं ऑर्बिटल्स। तो इस प्रकार की हायरार्की मेरे प्यारे बच्चों काम करेगी। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये जो सबशेल वाला कॉन्सेप्ट था, इट वाज एक्चुअली गिवन बाय सोमरफील्ड, यानी कि नील बोर के बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने नील बोर को समझाया था कि आपके एटम के अंदर जो शेल होता है वो तो होता ही, यानी जो आपका ऑर्बिट होता है वो तो होता है, लेकिन ऑर्बिट के अंदर सब शेल्स भी होते हैं। और इसने फिर क्या समझाया कि भैया शेल के अंदर सब शेल तो होते हैं, लेकिन सब शेल के अंदर और क्लियरिटी से देखो ऑर्बिटल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं बल्कि एग्जैक्टली यहां पर होता है। मतलब इमेजिन करो शेल क्या है? शेल आपकी बिल्डिंग का एक फ्लोर है। मतलब शेल क्या है आपकी बिल्डिंग का? इमेजिन करो सेकंड फ्लोर है। अब सेकंड फ्लोर पर तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके एटम के सेकंड शेल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हम जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हैं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढ रहे हैं, वो कहां है? तो किसी ने बोला कि वो सेकंड फ्लोर के दूसरे नंबर वाले कमरे में। सेकंड फ्लोर के दूसरे नंबर वाला कमरा इज योर सबशेल। अब दूसरे नंबर वाले कमरे के अंदर 2 बेड लगे हुए हैं या 3 बेड लगे हुए हैं और 3 बेड पर 6 लोग सो रहे हैं। तो 6 लोग में से हमारा इंसान कौन है? तो हम बोलेंगे वो बेड नंबर 2 पर जो इस साइड वाला बंदा सो रहा है वो आपके काम का बंदा है। तो वो बेड क्या है? ऑर्बिटल। तो अब आप बताओ, मुझे एक पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना है तो मैं बोल दूं कि यार ये बंदा तुम्हें सेकंड फ्लोर पर मिलेगा। आप बोलोगे भाई सेकंड फ्लोर तो बहुत बड़ा है, वहां कहां मिलेगा? तो बोलूंगा सेकंड फ्लोर के कमरा नंबर 204 में मिलेगा। तो 204 कमरे के अंदर 6 लोग सो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 204 नंबर वाले कमरे के अंदर
जो बीच वाले बेड पर जो पीली कलर जो मेहरून कलर की टी शर्ट में सोया है वो तुम्हारे काम का बंदा है। तो वो जो बेड पर जो है मेहरून कलर की टी शर्ट में वो तुम्हारा बंदा है और वो बेड पर सोया, मतलब वो ऑर्बिटल है। तो ये ऑर्बिटल और एग्जैक्ट पोजीशन और क्लियर पोजीशन की तरफ हमें लेकर जाता है। तो क्या आप लोगों को ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट? चलिए ग्रेट। चलिए तो यहां तक क्या मेरे प्यारे बच्चों का सब कुछ क्लियर हुआ? क्या यहां तक सब कुछ कंप्लीट है? चलिए अब आप लोग देखो, एक मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले एक बात इंपॉर्टेंट बताई थी कि ये जो वेव फंक्शन है इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो देखिए क्या किया गया, हमारे साइनिस्ट अय्यर भाई नहीं थे, ये हमारे साइनिस्ट अय्यर भाई नहीं थे, सॉरी हमारे साइनिस्ट लोगों द्वारा क्या किया गया, देखो इन लोगों ने एक प्लॉट बनाया, एक एक्सिस पर इन्होंने वेव फंक्शन ले लिया और एक एक्सिस पर इन्होंने रेडियस ले लिया। चलिए यहां पर हम लोग एक वेव फंक्शन वर्सेस आर का एक कर्व बनाएंगे, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। आर क्या है? आर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आर इज द डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड साई तो आप लोग जानते हैं आपका वेव फंक्शन हो गया, साई हो गया आपका वेव फंक्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब इन्होंने ये फर्स्ट टाइम बनाया, तो इन्होंने देखा कि साई वर्सेस आर का जो कर्व आ रहा है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पर इन्होंने देखा कि जब आप न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होते हो, तो साई की वैल्यू ज्यादा होती है और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते चलते हो साई की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, हमने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इन्होंने यही कर्व दूसरे ऑर्बिटल के लिए बनाया, जब उन्होंने यही वाला कर्व दूसरे ऑर्बिटल के लिए बनाया तो क्या रिजल्ट मिला? तो इन्हें साई वर्सेस आर का यहां पर जो रिजल्ट मिला वो कैसा मिला? देखो ये वैल्यू आई और ये नीचे चली गई, ये वैल्यू आई और नीचे चली गई और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर उठ गई। तो अब ये सेकंड जो इन्होंने वैल्यू निकाली, अब आप खुद यहां पर सोचो कि साई की वैल्यू यहां पर इस पॉइंट पर साई भी 0 होता होगा और इससे नीचे की ओर आपका साई, इस एक्सिस से नीचे आपका साई नेगेटिव होता होगा। मतलब इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर साई की वैल्यू इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर 0 हो जाती है और जब आप डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ाते हो, यानी जब आप न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर आते हो, तो ये साई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। नाउ गाइस, इस दुनिया में कोई भी चीज की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती जो एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करें? इसीलिए देयरफॉर जब आप इसे ग्राफ थ्योरेटिकली प्लॉट कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए यह कहा गया कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो अब क्या करें सर? तो यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए एक और गेम खेला और साइंटिस्ट लोगों ने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर यहां पर मेरे पास में साई की वैल्यू -2 आ रही है और अगर मैं साई का स्क्वायर कर दूं तो गाइज ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी +4। अच्छा, तो जब आप पेन पेपर लेकर पेपर पर साई लिख दोगे तो पेपर पर साई की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखोगे तो रियल लाइफ में साई की वैल्यू पॉसिबल नहीं है।
इसलिए हम लोगों ने साई को फिर रिप्लेस कर दिया साई स्क्वायर से। एंड यहां पर साई स्क्वायर क्या बताता है? साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर साई आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना। तो यहां पर अब आप देखो ये वैल्यू नीचे गई नीचे गई नीचे गई और इस पॉइंट पर आकर जीरो हो गई, इस पॉइंट पर आकर जीरो हो गई। अब ये वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव चल रही थी, इस वैल्यू का तुमने स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू वापस पॉजिटिव लोब पर बढ़ जाएगी और ये आगे हो जाएगी। तो यहां पर इस कर्व से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, जीरो हो गई। लेकिन जब मैं न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर गया तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना प्रोबेबिलिटी बढ़ी बढ़ी, मैक्सिमम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई। तो इस कर्व से हमें क्या समझ में आया? इन दो कर्व से हमें समझ में आया अबाउट ऑर्बिटल्स। ये दो कर्व से हमें क्या समझ में आया? ऑर्बिटल्स के बारे में। इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया नोड। क्या नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? इसे नाम दिया गया नोड। और इन दो कर्व के बेसिस पर, इन दो कर्व के बेसिस पर आपके ऑर्बिटल्स का शेप लेटर ऑन सिखाया जाएगा। तो यहां पर क्योंकि मैं चाहता तो क्वांटम नंबर पर शिफ्ट कर जाता, लेकिन आपके मन में आपको यह पता होना चाहिए कि साई और साई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको साई और साई स्क्वायर के बारे में यहां पर पता चल गया। चलिए अब हम लोग यहां पर इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारे ऑर्बिटल्स तक हमें सब कुछ समझ में आ गया था, यानी हमें पिछली क्लास में ये पता, पिछली क्लास नहीं, मैं शूट अगले दिन कर रहा हूं तो मुझे पिछली क्लास लग रहा है, मुझे नहीं पता है कौन सा लेक्चर कौन से वीडियो में आएगा। लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि आपको हमें यह पता चला कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एक एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑर्बिटल क्या होता है? एक ऑर्बिटल आपके एटम के अंदर वो एरिया होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम होती है, और एक ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में कवर्ड होता है और इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए